पॉलिटिकल साइंस भाग 2 में हमें पढ़ना पड़ता है तुलनात्मक राजनीति। तो इसमें जो है लगभग 15 नंबरों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए, इसके निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, या राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दीजिए तथा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार भी होता है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, यह राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है, या राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न को कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा और उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या राजनीतिक संस्कृति शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के बीच राजनीति के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्तियों और अभिविन्यासों का प्रतिमान है। आमंड और पावेल इनकी जो थ्योरी है इसके हिसाब से व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति की संस्कृति का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा संस्कृति के विचार पर आधारित होती है। तो राजनीति की जो संस्कृति होती है वह किसी भी देश के संस्कृति के विचारों पर आधारित होती है। संस्कृति में किसी देश के लोगों के व्यवहार, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हर एक देशों की अपनी संस्कृति होती है। जैसे कि भारत की है तो वहाँ के लोगों के व्यवहार कैसे हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, विश्वास क्या है, घृणा क्या है, स्वाभिमानी भक्ति या स्वामी भक्ति या साहित्य, परंपराएं, कला कौशल, सामाजिक मूल्य, नैतिकता आदि की बातें शामिल होती हैं। तो यह एक संस्कृति के बारे में हर एक देश की, हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना विश्वास है, घृणा है, स्वामी भक्ति है, साहित्य है, कला है, परंपराएं हैं, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर ग्राहम वालास के अनुसार संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। तो उन्होंने एक ही शब्दों में थ्योरी को प्रस्तुत किया कि संस्कृति जो है विचारों का, मूल्यों का और उद्देश्यों का समूह है। इसी तरह राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाज के मूल्यों, विचारों व आदर्शों का समूह कहा है। इस अवधारणा को सबसे पहले आमंड ने सन 1956 में प्रस्तुत किया था। आमतौर पर राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य के अंदर बसने वाले लोगों की उन सामूहिक अंतर्भावनाओं का नाम है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिक्रियाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ग्राहम वालास के अनुसार ये माना गया है कि संस्कृति विचारों का, मूल्यों का और उद्देश्यों का समूह होता है। सबसे पहले इस अवधारणा को आमंड ने 1956 में प्रस्तुत किया था। सामान्य तौर पर देखा गया है कि संस्कृति किसी राज्य में बसने वाले लोगों के उन सामूहिक अंतर्भावनाओं का नाम है। यानी किसी भी अगर राज्य में हैं या फिर किसी भी देश में हैं तो वहाँ पर जो लोगों के अंतर्भावना है, जो उनकी परंपराएं हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। तो पहले विचारक हैं लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का सेट या समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ व सुव्यवस्था प्रदान करता है। वह राज्य व्यवस्था के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं तथा नियमों की भी व्याख्या करता है। तो लुसियन पाई जो हैं एक तरह से यह मैथमेटिक में, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, तो उन्होंने उसी के हिसाब से अपना जो है परिभाषा दिया कि राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों और मनोभाव का समुच्चय है
जो राजनीतिक प्रक्रिया के अर्थ व सुव्यवस्था प्रदान करता है। दूसरा जो इन्होंने परिभाषा दिया है आमंड व पावेल के अनुसार, यही तो हमें पढ़ना भी था। तो राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहार तथा अभिमुखीकरण की पद्धति है। तो आमंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों की व्यवहारों तथा अभिमुखीकरण की पद्धति होती है। नंबर 3 है फाइनर के अनुसार। तो राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित होती है। सबसे आसान इन्होंने परिभाषा दिया है कि अगर किसी भी राष्ट्र में शासक है, राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनकी प्रक्रियाओं की वैधता जो है या नियम जो हैं इसके आधार पर तय होती है। नंबर 4 हैं A.R. बाल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिव्यक्तियों और विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति तथा राजनीतिक प्रश्नों से रहता है। तो आर बाल के अनुसार जो है इन्होंने ऊपर की बातों को थोड़ा से डिकोड किया है और इसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों को भी इसमें जोड़ा है। नंबर 5 है पार्सन्स के अनुसार। पार्सन ने बताया कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किया गया अनुकूलन है। आगे राय मैक्रेडस के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एक मानव समूह के द्वारा स्वीकृत सामान्य लक्ष्यों और सामान्य नियमों से होता है। तो उन्होंने माना है कि राजनीतिक संस्कृति जो है एक विशेष समूह के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी हो सकता है। आगे जो विचारक हैं नेटल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का अर्थ राजसत्ता से संबंधित ज्ञान, मूल्यांकन और संचारण के प्रतिमान व प्रतिमानों से है। आगे के विचारक हैं डेविस व लेविस के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति कहलाती है। आगे हैं रोवे के अनुसार राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों तथा संवेगात्मक अभिव्यक्तियों का प्रतिमान है। तो रोवे ने बताया है कि यदि कोई इंसान व्यक्तिगत मूल्य का मतलब अपनी सोच, अपना विचार या फिर अपने जो भी हम मानते हैं विश्वास और संवेगात्मक, देखिए संवेगात्मक मतलब होता है यहाँ पर कि आपके अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ हैं इन सभी को अगर हम अभिव्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत ला सकते हैं। आगे के 10वें विचारक हैं रोज एवं डोगन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मनोभावों को संक्षेप में व्यक्त करने की सुविधाजनक रीति है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है। तो रोज और डोगन के अनुसार इन्होंने बताया है कि अगर हम राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणाएं हैं वह मूल्यों और विश्वासों और मन के अंदर के जो भाव है इनको संक्षेप में दर्शा देना ही, बता देना ही, अपने पोशाकों के माध्यम से, अपने रहन सहन के माध्यम से समझा देना ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति व रुचि है जो राजनीतिक विश्वास की भावना पर आधारित होती है। आगे देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली है विशेषता, राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों व मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक जो संस्कृति है इसमें 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं, विचार, विश्वास और मूल्य। नंबर 2 है राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है
क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने में समेटे रहती है। तीसरी विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंश होती है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य व विश्वास भी शामिल होते हैं। नंबर 4 है, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के घटकों को प्रत्येक देश में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत जो है विविधताओं का देश है, ऐसा हम लोग जानते भी हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के घटकों को प्रत्येक देशों में अंतर पाया जाता है, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। नंबर 5 है, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा होती है। नंबर 6 है, राजनीतिक संस्कृति एक गत्यात्मक व परिवर्तनशील अवधारणा है। तो संस्कृति समय समय पर बदल भी सकती है, लोगों की जैसी विचार होते हैं, जैसे उनके अंदर इच्छाएं पनपती हैं, जैसा समाज ढलता है उस हिसाब से संस्कृति भी बदल जाती है। नंबर 7 है, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति एक दूसरे के एक पहलू हैं। यदि राजनीतिक विकास होता है तो हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती है। यदि हमारा विकास नहीं होता है, राजनीतिक विकास नहीं होगा, तो हमारी संस्कृति भी एक जगह सीमित ही रह जाएगी। नंबर 8 है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अड़ियल प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण, समाजीकरण व विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यदि किसी प्रकार का आपकी राजनीतिक संस्कृति अड़ियल प्रकार की है, बदलने वाली नहीं है, तो आपका आधुनिकीकरण जो इसमें चल रहा है उसमें समाज का उद्धार और विकास का मार्ग जो है कुछ समय के लिए या काफ़ी समय के लिए रुक भी सकता है, क्योंकि आपकी संस्कृति जो है अगर अड़ियल प्रकार की है, हट करने वाली है, बदलाव करने वाली नहीं है, तो कन्फर्म है कि आपका विकास रुकेगा। 9 है, भूगोल, परंपराएं, इतिहास, आदर्श, जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय प्रतीक आदि तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं। तो आपका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, आपकी परंपराएं कैसी हैं, इतिहास कैसा रहा है, आदर्श कैसे हैं, आपके जीवन का मूल्य क्या है, जलवायु कैसी है, सामाजिक आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, आदि इन सभी जो है ना हमारी संस्कृति का निर्माण करती हैं। नंबर 10 है कि राजनीतिक संस्कृति उन जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। तो हमारी संस्कृति हमारे जन सामान्य, हमारे लोगों की राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित कर रही है। आगे है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख रूप से निम्न जो है प्रकार हैं। पहला प्रकार इनमें दिया है संख्या व शक्ति के आधार पर। तो संख्या और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृति है। संख्या व शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की। इन दोनों में से पहला है अभिजनात्मक संस्कृति। अभिजनात्मक संस्कृति, यह संस्कृति इस मान्यता का परिणाम है कि प्रत्येक शासन में गिने चुने लोग ही सत्ता के वास्तविक धारक होते हैं। तो अभिजनात्मक मतलब ऐसे विशेष लोग जो शासन की व्यवस्था में कुछ ही लोग जो है इसमें शामिल होते हैं और उनका राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों की जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि भारत के में नेहरू और गांधी जी ने जिस संस्कृति को जन्म दिया वह अभिजनात्मक होते हुए भी उससे अधिक थी। यानी कि हम लोग आज गांधी जी, नेहरू जी के बारे में तमाम तरह की उनके बारे में बातें जानते हैं, पर उनकी राजनीति अभिजनात्मक संस्कृति से भी काफ़ी ऊपर रही है। यह संस्कृति समाज में विशिष्ट वर्ग के हितों की पोषक होने के साथ साथ
जन सामान्य के प्रति अपना दृष्टिकोण ईमानदारी को बनाए रखती है। जैसा कि हम लोग जब गांधी जी का नाम लेते हैं तो अहिंसा का नाम आ जाता है, नेहरू जी की बात करते हैं तो हमें देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। आगे है बी यानी दूसरा, जन संस्कृति। जन मतलब लोक, संस्कृति। यह संस्कृति लोकतांत्रिक अवस्थाओं को समेटे हुए है। यह जन आस्था एवं रचनात्मक वृत्तियों की द्योतक है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में जनसाधारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती और प्रत्येक स्तर पर जनता की भावनाओं की ख्याल रखा जाता है। विकसित देशों में यह अभिन्न संस्कृति के साथ ही मिलकर चलती है। विकासशील देशों में इस प्रकार की संस्कृति का अधिक प्रचलन बढ़ रहा है। तो जन संस्कृति का मतलब होता है, अगर आप विशेष किसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ के लोग की संस्कृति, पहनावा, खान पान अलग टाइप का है, तो आपको उसके हिसाब से चलने पड़ेंगे। अगर हम उनको बदलने का प्रयास करेंगे तो शायद हम लोग के बीच में मनमुटाव भी हो सकते हैं। तो संस्कृति जो है विकसित देशों में भी अभिन्न अंग है, अब विकासशील देशों में भी इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लोग जिस भाषा को समझते हैं, जिस लैंग्वेज को समझते हैं, उसी लैंग्वेज में हमें उन्हें ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर भाषाओं का बोझ भी थोपें, क्योंकि भाषाएं सीखने में टाइम लगता है। इसलिए उनकी ही भाषा में अगर हम समझाएं तो वह भी अपनी तरक्की को आगे ले जाएंगे। दूसरा है तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में नंबर 2 है, क्योंकि ये 2 टाइप का था। तो दूसरा है निरंतरता व सतत्व की दृष्टि से। अब इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है परंपरागत राजनीतिक संस्कृति, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कल्चर। नंबर 2 है आधुनिक राजनीतिक संस्कृति यानी मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर। और नंबर 3 है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति यानी कि मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। इन तीनों को हम संक्षेप में समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो परंपरावादी संस्कृति का, परंपरावादी मतलब ट्रेडिशनल, जो पुरानी है, संस्कृति का संबंध जन सामान्य से होता है। यानी कि इस वाले राजनीतिक संस्कृति का सीधा संबंध जन सामान्य से होता है, लोगों से होता है। क्योंकि जबकि आधुनिक राजनीति यानी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का संबंध विशिष्ट वर्गीय शासकों से होता है। जो आधुनिक है यह काफ़ी कम ही लोग अपना पाते हैं, तो यह विशिष्ट लोगों से, या फिर ये कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग के लिए या शासकों वर्ग में होता है। ब्रिटेन तथा भारत में मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। तो ब्रिटेन और भारत में तीसरे टाइप की संस्कृति यानी मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की सभ्यताएँ हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ परंपरा व आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है, यानी कि यहाँ परंपराएं भी चलती हैं और आधुनिकता का भी समावेश मिलता है। ब्रिटेन में कुलीन तंत्रीय राजनीतिक ढांचे का तादात्म्य ऐसे सामाजिक व आर्थिक ढांचे के साथ किया गया है जिसमें विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण दोनों के हितों का पोषण होता है। विकासशील देशों में इसी प्रकार की संस्कृति है। तो जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तो कुलीन वर्ग, दूसरे जो होते हैं कृषक वर्ग। तो वहाँ के ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कुछ सामंजस्य बैठाया है जिसे कुलीन वर्ग, जिसमें विशिष्ट लोग आते हैं, और जनसाधारण, इन दोनों में काफ़ी तालमेल बैठा के लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है विकासशील देशों में हर जगह जो है मिश्रित प्रकार की संस्कृति है, और विकसित देशों में कुछ जगहों पर मिश्रित संस्कृति है। नंबर 3 आता है राजनीतिक सहभागिता के आधार पर। तो इस आधार पर वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान जो हैं आमड और सिडनी वर्बा हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में जनता सहभागिता चाहती है, यानी जनता जो है मिलकर चलना चाहती है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में पूर्ण व सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन माना गया है कि सभी व्यवस्थाओं में पूर्ण और सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए इस आधार पर जन सहभागिता का स्तर क्या है, लोग राजनीति के प्रति उदासीन हैं या सक्रिय हैं,
राजनीतिक संस्कृति को शुद्ध रूप में 3 चरणों में बांटा गया है। यानी कि राजनीतिक सहभागिता के आधार पर हम इसको 3 प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति कम विकसित तथा परंपरागत राजनीतिक समाजों में पाई जाती है। तो जैसा कि नाम है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, इस प्रकार संस्कृति बहुत कम विकसित होती है और बहुत ही छोटे जगहों पर या फिर कम लोगों में पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन समाजों में कम विशेषीकरण के कारण सभी भूमिकाएं शासक वर्ग द्वारा ही अदा की जाती हैं। इसमें जनता राजनीति के प्रति प्रायः उदासीन रहती है। तो हमारे भारत में जैसा कि आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादा जो है राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। तो इनके लिए जो करता है केंद्र सरकार करता है या फिर शासक वर्ग करता है। राजनीतिक नेता ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिकाओं का एक साथ निर्वहन करते हैं। इसमें जनता की तरफ से राजनीति के प्रति कोई मांग या निवेश नहीं होता है और न ही निर्गतों की तरफ उनका ध्यान होता है। तो जनता जो है, जो पिछड़े इलाकों में रह रही है, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारे नेता लोग या फिर शासक वर्ग वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उनका, जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। और यहाँ के लोगों को विशेष कोई मांग भी नहीं होती है और न ही ये कुछ देना ही चाहते हैं। तो दूसरे प्रकार के 3 भागों में से दूसरा है पराधीन राजनीतिक संस्कृति। तो पराधीन का मतलब जो दूसरे के नियंत्रण में हो। इस प्रकार की राजनीति संस्कृति का जन्म उन समाजों में होता है जहाँ जनता राजनीति के प्रति अकर्मण्य होती है। यानी कि यहाँ पर भी राजनीति के क्षेत्र में कोई भी आगे नहीं आता है या फिर कोई भाग नहीं लेता है और वह शासकीय आदेशों को व्यवस्था वश चुपचाप सहन करते हैं। यानी उनको राजनीति से तो मतलब नहीं है, परंतु राजनीति के अंतर्गत अगर उन पर कुछ थोपा जाता है तो इनकी बातों को मान लेते हैं और उनका पालन करती रहती है। यह राजनीतिक संस्कृति आश्रित उपनिवेशों में भी विद्यमान थी। इस प्रकार की संस्कृति में जनता निवेशों से तो दूर रहती है लेकिन निर्गतों पर ध्यान रखती है। इस संस्कृति में लोगों को राजनीतिक अभिमुखीकरण व्यवस्था से लेने के स्तर पर ही सक्रिय होता है। सार रूप में, यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इसमें जनता की राजनीतिक सक्रियता प्रायः सीमित प्रकृति की होती है। यानी कुछ लोग जो है शासन में भाग ले सकते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और कई बार इस प्रकार की संस्कृति निर्गतों के परिणामों के रूप में महान आंदोलनों की जनक भी बन जाती है। जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, तमाम तरह के पेड़ को काटने के लिए लोगों ने अनेक जो है क्रांति चलाई थी। इस संस्कृति को प्रजामूलक संस्कृति भी कहा जाता है, जो हमारे आदिवासी या फिर जंगल में या पहाड़ों पर रहने वाले लोग करते हैं। तीसरा टाइप है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति उन समाजों में पाई जाती है जहां जनता को राजनीतिक सहकारिता के पूरे अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संस्कृति में जनता निर्देशों व निर्गतों पर समान नज़र रखती है। इस प्रकार की संस्कृति विकसित देशों में पाई जाती है। तो जो तीसरे टाइप की राजनीतिक संस्कृति है, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, यह विकसित देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसमें लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव व विश्वास उच्च स्तर का बना रहता है। इसमें जनता को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बनी रहती है। इसमें प्रजातंत्रीय राजनीतिक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे प्रजातंत्रीय राजनीतिक संस्कृति भी कहते हैं। नंबर 4 है गुणात्मक स्वरूप के आधार पर। S.E. फाइनर ने अपनी पुस्तक द मैन ऑन हॉर्स बैक में राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं। पुस्तक का नाम है द मैन ऑन हॉर्स बैक। किसी किताब है S.E. फाइनर की। तो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं संस्कृति के। राजनीतिक संस्कृति में पहला है प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति।
प्रौढ़ मतलब जवान। यह संस्कृति ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में पाई जाती है। इसमें राजनीतिक सर्वसम्मति व संगठन की मात्रा बहुत ऊंची होती है। इस राजनीति में सर्वसम्मति, संगठन बनाने में काफ़ी लोग अव्वल होते हैं। इसमें सैनिक शक्ति का प्रयोग करने से परहेज किया जाता है। इसके अंतर्गत शासन की सर्वोच्च सत्ता पर अधिकार नागरिक सरकार का ही होता है, यानी नागरिक जो है सर्वोच्च सत्ता पर अधिकार करते हैं। यह संस्कृति राजनीतिक स्थिरता वाले देशों में पाई जाती है। यह संस्कृति जो है राजनीतिक स्थिरता, जहाँ पर शासक वर्ग जो है काफ़ी स्थिर होता है, वहाँ पर देखने को मिलता है प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, जिनमें 3 देश हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। नंबर 2 है विकसित राजनीतिक संस्कृति। विकसित मतलब कि विकास हो चुका है। यह संस्कृति मिस्र, अल्जीरिया, क्यूबा जैसे देशों में पाई जाती है। तो विकसित राजनीति कहाँ पर? मिस्र में, अल्जीरिया में और क्यूबा। जो अल्जीरिया है यह सभी देशों की श्रेणी में 10वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, और क्यूबा जो छोटा सा देश है जिसे आप चीनी का कटोरे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक स्थिरता के साथ सैनिक खतरों से भी भयभीत रहती है। जो विकसित संस्कृति है इसमें सैनिक का खतरा भी बना रहता है। ऐसे परिवेश में आम जनता को शक्ति का भय दिखाकर शांत कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्रांति या तख्तापलट की संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। इसमें नागरिक सरकार पर संकट के बादल मंडराते रहते हैं। तो नागरिक सरकार पर संकट के बादल यानी कभी नागरिकों पर और कभी सरकारों पर जो है खतरों के बादल मंडराते रहते हैं, जिनमें है अल्जीरिया, मिस्र और क्यूबा। यहाँ पर जो है राजनीतिक सत्ता जो है एक ही परिवार के हाथों में रहती है। यहाँ पर परंपराएं पुरानी हैं, विकसित हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा या तो शासक वर्ग का शासन जाने का भय रहता है या जनता के ऊपर अत्याचार बना रहता है। आगे नंबर 3 है निम्न राजनीतिक संस्कृति। निम्न मतलब कम, निचले स्तर का। यह संस्कृति उन राजनीतिक समाजों में पाई जाती है जहाँ लोकमत सशक्त नहीं है, जहाँ पर लोकमत जो है या फिर ऐसा कह सकते हैं लोकतंत्र सशक्त नहीं है। इसी कारण इसमें जन विरोध की भावना का अभाव पाया जाता है। तो जन भावना का अभाव यानी कि जन विरोध की भावना, यानी कि जन का विरोध यानी लोगों का विरोध होगा ही नहीं। इसकी संस्कृति वाले देशों में राजनीतिक संस्थाएं बहुत ही कमज़ोर होती हैं, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वह बहुत कमज़ोर होती हैं, न के बराबर में होती हैं। इसमें जनता सुशासन की कामना तो करती है, चाहती है जनता कि यहाँ पर सुशासन बना रहे, लेकिन उनका यह स्वप्न पूरा नहीं होता है। इस अवस्था में लोकतांत्रिक आस्थाओं पर सैनिक तानाशाही का शिकंजा कसा रहता है। जनाधार की बटे होने के कारण यह संस्कृति वियतनाम में, सीरिया में, बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि में देखने को मिलती है। पाकिस्तान तो कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, यहाँ पर जनता का शासन है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सेना का पूरा जो है कंट्रोल रहता है शासन व्यवस्था में। तो इसमें निम्न राजनीतिक संस्कृति यहाँ पर पाई जाती है। और चौथा है पूर्व फ्रांसीसी क्रांति सम अल्पस्तरीय राजनीतिक संस्कृति। यह संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहाँ सरकार जनता के विचारों की मनमानी अवहेलना कर सकती है। तो यह संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहाँ सरकार जनता के विचारों की मनमानी अवहेलना कर सकती है, उनकी बातों को ठुकरा सकती है। तो फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में यह संस्कृति विद्यमान थी। आज इस संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जनता कुछ भी मांग करती थी, सरकार उसको मना कर देती थी, जिसको रखा गया है इस कैटेगरी में, जिसका नाम है पूर्व फ्रांसीसी क्रांति सम अल्पस्तरीय राजनीतिक संस्कृति। तो यहाँ पर सरकार जो है जनता के विचारों की मनमानी अवहेलना कर सकती है, उनकी बातों को नहीं मानती है। ठीक है, आगे नंबर 5 है शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर। तो इस आधार पर आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। तो पहला है
आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। यह संस्कृति ब्रिटेन और अमेरिका में पाई जाती है। आंग्ल मतलब होता है इंग्लैंड वाले, और अमेरिका में जो बसे हुए हैं, यानी कि दोनों की बात कर रहा है। तो ब्रिटेन और अमेरिका में पाई जाती है। इसमें राजनीतिक साध्यों व साधनों पर आम सहमति पाई जाती है। इसमें आदिकालीन यानी पुराने ज़माने व वर्तमान धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं का सुंदर मेल है। इस संस्कृति से संबंधित देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार, सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें समाज का स्वरूप बहुलवादी होता है। इसमें सत्तावादी शासन की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पर भूमिकाओं का स्थायित्व भी रहता है। इसमें विशेषीकरण तथा विभेदीकरण का भी गुण पाया जाता है, यानी विशेषीकरण और विभेदीकरण का दोनों के गुण यहाँ विद्यमान हैं। आगे है बी यानी दूसरा नंबर, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। यह राजनीतिक संस्कृति फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी आदि कम विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। इस राजनीतिक संस्कृति में न तो जनता अपने नेताओं के प्रति पूर्ण आश्वस्त होती है और न ही नेतागण अपने लोगों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। इस प्रकार की संस्कृति में जनता की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका अधिक रहती है। इस प्रकार की संस्कृति कई उप संस्कृतियों को भी जन्म देती है। तो यह जो होता है यह फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी आदि में होती है। यहाँ पर सरकार जो है जनता के ऊपर भरोसा नहीं करती है और जनता सरकार के ऊपर भी भरोसा नहीं करती है। आगे नंबर 3 है अपश्चिमी एवं आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में शासन प्रणाली एक ही दल का प्रभुत्व रहने के कारण राजनीतिक संस्कृति की एकता परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर एक ही दल का प्रभुत्व रहने के कारण इसमें शक्ति के आधार पर सत्ता व शासन को औचित्यपूर्ण बनाए रखा जाता है। इसमें नौकरशाही का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। नौकरशाही जो काम करने वाले हैं, यानी कि जो रोजगार करने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, इसमें जन सहभागिता के नाम पर जनता के साथ धोखा किया जाता है। इसमें अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की संस्कृति चीन और अन्य साम्यवादी देशों में पाई जाती है। तो चीन एक साम्यवादी देश है, यहाँ पे एक ही पार्टी सरकार है और यहाँ पर मनमानी चलती है, जनता को हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त जो विवेचना हमने किया है के बाद कहा जा सकता है कि विभिन्न आधारों पर राजनीतिक संस्कृति अनेक प्रकार की होती है। अतः आमंड है और कोलमैन का कथन सही है कि आज विश्व में राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप ही पाया जाता है। जैसा कि आज भारत जो है मिश्रित संस्कृति का समावेश किए हुए है, ऐसे ही जितने विकसित देश हैं वहाँ पर भी इनका समावेश देखने को मिलता है। धन्यवाद।